हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं आप लोग के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो संख्या पद्धति से लेकर आया हूँ और 10वीं की तैयारी आपकी और अच्छा हो, इसलिए मैं अब ज़बरदस्त वीडियो लेकर आ गया हूँ आपके लिए। मैं जानता था आप लोग इंतज़ार कर रहे थे। तो संख्या पद्धति में आपका लेक्चर 3 है। पिछला लेक्चर आप लोग देख लीजिए 1 और 2 जो आप लोग अपलोड कर दिए हैं, और ये तीसरा आपका वीडियो है संख्या पद्धति से। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक में एक अगला टॉपिक हमारा है अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड के बारे में समझ लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या होगा। अभाज्य गुणनखंड, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ दे दे आपका 60 दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग क्या गुणनखंड करेंगे। 2 से यहाँ क्या हो जाएगा 30, फिर 2 से 15, फिर यहाँ 3 से 5। तो ये जो गुणनखंड जितने भी आ रहे हैं, ये दो गुणनखंड जितने भी आ जा रहे हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, ये सारा के सारा आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, ठीक है। ये सब के सब आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य गुणनखंड आपका हो जाएगा। इसमें एक चीज़ और हम लोग देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव का ही खेल है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव आपको एग्जाम में लगातार आपको पूछता है कि कौन सी 4 ऑप्शन दे देगा, बोले कि कौन इनमें भाज्य है और कौन अभाज्य है। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट कि भाज्य जो होगा, भाज्य जो होगा उसका गुणनखंड, जब भी भाज्य संख्या होगा उसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा। ये समझ लीजिए, जो भी भाज्य संख्या हो उसका गुणनखंड 2 से अधिक होगा। जैसे आप एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे आप ले लीजिए 4। तो 4 का आप गुणनखंड कीजिएगा तो 1 भी हो जाएगा, 2 भी हो जाएगा और 4 भी हो जाएगा, ठीक है। इसका गुणनखंड जब भी होगा आपका क्या हो जाएगा, 2 से अधिक होगा। अब इसमें अब एक चीज़ और आप ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं। 6 का क्या हो जाएगा, 1 से भी कटेगा, 2 से भी और 3 से भी और 6 से, 2 से अधिक हो रहा है। फिर यहाँ पे 8 लीजिएगा तो ये आपका 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 4 से भी जाएगा और 8 से भी जाएगा। 9 ले लीजिए, 1 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा, 900। मतलब जहाँ भी आप देख रहे हैं। 10 ले लीजिए, 2 से, 5 से, 10 से। 12 ले लीजिए, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से, 12 से। यानी जब भी आप यहाँ पे देखिएगा, भाज्य आपका वही होगा जिसका गुणनखंड होगा वो 2 से आपका अधिक हो रहा है। ध्यान दे रहे, जिसका फैक्टर क्या हो रहा है, अधिक हो रहा है, 2 से लेके 1 2 4। उसी प्रकार से अब अभाज्य की हम लोग बात कर लेते हैं। अभाज्य की अगर हम लोग बात करें तो अभाज्य होगा जो आपका 2 जो होगा, इसका जब भी आप लोग करेंगे तो 1 लेंगे या आपका 2 लेंगे, ठीक है। 1 लेंगे या आपका 2 है तो 2 ही होगा। 3 लेकर देखिए, या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 3 से बस, इसलिए आपका अभाज्य है। 5 लीजिए, 1 से नहीं तो 5। 7 लीजिए, 1 से नहीं तो 7 से। 11 लीजिए, 1 से नहीं तो 11 से, ठीक है। 13 लीजिए, 1 से नहीं तो 13 से। तो आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 2 से अधिक नहीं होना चाहिए, वो आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य। और ये भाज्य भी होगा वो आपका क्या होगा, 2 से अधिक होगा। जब भी होगा वो क्या होगा, 2 से अधिक होगा। या तो ये भी कह सकते हैं कि अभाज्य मतलब कि एक और स्वयं के अलावा अगर किसी से भी पूर्णतः विभाजित ना हो, वो क्या हो जाएगा, आपका अभाज्य हो जाएगा। एक और स्वयं के अलावा और किसी से भाज्य न लगे, भाग न लगे, तो वो आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य हो जाएगा। भाज्य जो होगा और एक और स्वयं के अलावा और दूसरे से भी भाग लग जाए, वो आपका क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप लोग भाज्य और अभाज्य से संबंधित कठिनाई दूर हो गई है। ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में आपको पूछ सकता है, इस तरह से आपको क्वेश्चन आपको दे देगा एग्जाम में, पूछ देगा कि इनमें कौन अभाज्य संख्या है, कौन अभाज्य संख्या है। तो दे देगा आपको, दे देगा 4, ए में दे देगा 4, बी में दे देगा
6, सी में दे देगा 8, सी में दे देगा आपको 9 और डी में दे देगा आपको 2। ठीक है, तो स्टूडेंट ज़्यादातर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, यहाँ 4 देखते हैं, 6 देखते हैं और फिर यहाँ पे 2 देखते हैं, तो उनको लगता है ये सब भाज्य है। ठीक है, ये सब क्या है, भाज्य है, और अभाज्य क्या है, 9, ये 9 आंसर कर देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, 9 आपका नहीं होगा अभाज्य, 9 भी आपका क्या है, भाज्य है। क्यों भाज्य है, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा और भी किसी दूसरी चीज़ से दूसरे संख्या से भाग लग रहा है जो कि 9 है, इसलिए आपका ये भाज्य नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, अभाज्य नहीं होगा। तो आखिर अभाज्य कौन होगा, तो ये 2 देखिए, ध्यान दीजिए, 2 जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। क्यों होगा, क्योंकि एक और स्वयं के अलावा और किसी से विभाजित हो ही नहीं रहा है 2, इसलिए आपका ये क्या हो जाएगा, भाज्य, अभाज्य हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ये अभाज्य हो जाएगा। क्लियर है सबको। अब एनसीईआरटी कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जो प्रश्नावली 1.2, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग प्रश्नावली 1.1 से जो बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है उसकी चर्चा पिछले वीडियो में कर चुके हैं। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे प्रश्नावली 1.2 के बारे में आज हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी बुक से। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, एनसीईआरटी बुक से एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है जिसमें कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर इसमें दिया गया है 3। क्वेश्चन नंबर क्या है, 3। अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से, कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ एवं एलसीएम, ये दोनों क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। टाइम की कमी से पूरा क्वेश्चन नहीं लिख पा रहे हैं, फिर भी आप लोग अब बुक खोल के बैठिएगा जब पढ़ते समय। अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। इसमें पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21। पहला आपका क्वेश्चन क्या है, 12, 15 और 21। तो इसका हमको सब क्या निकालना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले 12 को, तो 12 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे, तो 12 का क्या हो जाएगा, 2, 4 और 3, 12, तो ये 12 हो जाएगा। 15 का जो हम लोग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 गुने 5। उसके बाद 21 की हम लोग बात करेंगे तो हमारा 21 की क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 गुने 7। तो अब यहाँ पे स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो हम लोग एचसीएफ की बात करेंगे, एचसीएफ की बात करेंगे तो हम लोग देखेंगे एचसीएफ का मतलब ही होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम जो समान गुणनखंड है उसी को हम लोग क्या करते हैं, छांट लेते हैं, जो तीनों में हो। ध्यान रखेंगे, महत्तम जो समान है, इसमें मैक्सिमम जो कॉमन है, तो यहाँ मैक्सिमम कॉमन क्या है, 2 यहाँ पे है, लेकिन यहाँ 2 है नहीं है, ध्यान दे रहे हैं, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तो इसलिए एचसीएफ जो आपका हो जाएगा, एचसीएफ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ भी 3 है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट, यहाँ भी आपका 3 है और यहाँ भी 3 है। तो हम देख रहे हैं कि तीनों में कॉमन क्या है, 3 ही है, इसलिए एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा, 3, ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं एलसीएम। किसकी बात करते हैं, एलसीएम की बात करते हैं। ये क्या है आपका एलसीएम। तो हम लोग देखते हैं कि जो भी आपका जो बचा यहाँ पे 2 गुने 2, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 2 गुने 2। उसके बाद आपका क्या बच रहा है यहाँ पे, देखिए तीनों जो मिल गया वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन बचा क्या, 2 और 2, 2 2 लिख दिए, फिर बचा क्या, फिर दूसरे में 5, क्या 5। उसके बाद क्या है आपका 7, और उसके बाद जो कॉमन सब में है तो कॉमन क्या है आपका 3 है, तो इस 3 को भी लिख देंगे। तो इस प्रकार से इसे हम लोग कर देंगे, गुना कर देंगे, 2 दूनी 4 बचे, 20 3 60, 7 में 60 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, आपको स्टूडेंट बताइए, 420। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 3। ये आपका बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन है इस चैप्टर से, जो अक्सर आपको एग्जाम में 2 मार्क्स में पूछा करता है। ध्यान रखिए स्टूडेंट, 2 मार्क्स में पूछा करता है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, मैं अपना 7 सालों का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने 7 सालों से बोर्ड का कॉपी चेक कर रहा हूँ, मैट्रिक बोर्ड का। तो ये हमको अनुभव है
कि किस तरह से वो पैटर्न बदल रहा है, किस तरह से क्वेश्चन आ रहा है। इसलिए आपको उस अनुभव से बता रहे हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर आपको एग्जाम में, चाहे आप क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, आप पिछला प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, अक्सर ये क्वेश्चन आपको हर साल या अंतराल करके आपको पूछा करता है। ठीक है, अब पहले तो अब तो और चांसेस ज़्यादा हो गए, क्योंकि क्वेश्चनों की संख्या क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसलिए आपको यहाँ पे इस क्वेश्चन को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। चलिए एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 को भी हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी बुक से। क्वेश्चन नंबर 4 आपका है कि HCF इंटू 306 और 657 इक्वल टू 9 दिया है LCM 306 और 657 ज्ञात करना है। ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि HCF, दोनों का HCF कितना दिया है स्टूडेंट। अब सॉल्यूशन पे हम लोग ध्यान देंगे। सॉल्यूशन पे क्या ध्यान देंगे, दोनों का HCF हमारा कितना दिया गया है, 9। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखिएगा, जो आपको पूछता है ऑब्जेक्टिव, दो संख्याओं का गुणनफल A गुना B, गुणनफल जो होता है वो HCF और LCM के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ध्यान रखिए स्टूडेंट, ये फॉर्मूला को आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, कि दो संख्याओं का गुणनफल अर्थात A गुना B बराबर HCF और गुना LCM। ठीक है, तो यहाँ पे दो संख्या आपका क्या दिया गया है, ध्यान दीजिए स्टूडेंट। दो संख्या दिया है, A बराबर कितना 306 और B बराबर कितना दिया गया है 657। तो इस फार्मूला के अनुसार हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल यानी A गुना B जो होता है वो किसके बराबर, HCF और LCM के बराबर दिया गया है। तो A कितना दिया गया है 306, B कितना दिया गया है 657, HCF ध्यान रखिए HCF इन दोनों का कितना दिया 9। तो इसके जगह पे आप क्या लिख दीजिएगा, बताइए। तो इसकी जगह पे आप लिख दीजिएगा 9। और LCM यही तो निकालना है, ज्ञात करना है ना, LCM ज्ञात करना है, यही ज्ञात करना है। तो इसलिए इस फॉर्मूला के द्वारा हम लोग लिख सकते हैं कि LCM बराबर ये क्या हो जाएगा 306 गुने 657, अब बाई क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके मदद से हम लोग इससे क्या करते हैं कि भाग लगा देते हैं। भाग हम 3 से लगाएंगे, 3 से लगा देंगे, 3 एक बार में, ठीक है, और 3 दूनी 6, फिर हम लोग 3 से लगा देंगे, 3 से 9, 1 3 चौका 12। अब हमारे पास कितना आ गया 34 आ गया और 657 आ गया। अब स्टूडेंट इसको आप लोग गुना कर लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग गुना करके आंसर लिख लीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर होगा। इसे गुना करके आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं, इसको गुना करके लिख लीजिएगा, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो लगा तो आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए ताकि उन लोग भी तैयारी हो। आपका तो तैयारी हो ही, क्योंकि तैयारी तो आप जम के कर ही रहे हैं, तो मैं लेकर आ गया हूँ वीडियो, तो और आपकी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए आ गया हूँ। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाइए क्या, और बेल आइकन दबवाइए ताकि जो भी वीडियो बने तो वो आपको पास पहुँचे, क्योंकि बेल आइकन से ही तो पता चलेगा कि पंकज सर का कोई नया वीडियो आया है। ठीक है, थैंक यू।